हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफर, आपके सिलेक्शन का सफर। ध्यान से सुनिएगा। अपना जो राजस्थान सीरीज की जो सीरीज चल रही है, अपनी वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, सॉरी, इसमें अपने ने राजस्थान का जो एक इनिशियल लेवल पर अपने को मैपिंग, शेप, एरिया, आकृति, क्षेत्रफल, ठीक है, बॉर्डर, सीमा वगैरह का जो नॉलेज होना चाहिए वो अपने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही उससे आगे बढ़कर हम किस में आ गए? फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, विद डायग्राम, विद मैप क्लियर है कि राजस्थान को हम 4 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 4 में भाई? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन, अरावली, पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन्स, और कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तथा साथ में हमने ये याद किया था भी, इसको कुछ एक ट्रिक बनाई थी या एक तरीका बनाया था, एक पूरी टेबल याद की थी। उसमें हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, एक कंपैरेटिव स्टडी की थी। हमने देखा था कि पहला भाग मैदान है, दूसरा चट्टान है, तीसरा भाग फिर से मैदान है, चौथा भाग फिर से चट्टान है। इस तरीके से हमने हेल्प ली थी इन चीजों की और याद कर लिया था जो कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और लेकिन याद कीजिए, हमने साथ साथ ये भी देख लिया था कि राजस्थान जो है वो 4 भौतिक प्रदेशों के साथ साथ 5 जलवायु खंडों, क्लाइमेटिक जोन्स में भी बंटा हुआ है। किसके बेसिस पर, किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर। उनके नाम याद कीजिए, उनके नाम याद कीजिए। चलिए थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये राजस्थान है अपना, चलिए राजस्थान का नक्शा बना ही लेते हैं अपने। कि आपको राजस्थान का नक्शा मेरे हिसाब से तो बनाना आना चाहिए, और अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ या कैसा ना कैसा तो राजस्थान का नक्शा आपको बनाना सिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने इतनी बार राजस्थान का नक्शा बनेगा और राजस्थान के नक्शे से ही अपने इतनी बार याद करेंगे कि आपको आदत लग जाएगी इस चीज की, आपकी एक हैबिट में आ जाएगी चीज, ठीक है। थोड़ा सा ये नक्शा पूरा नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अपने इसको वापस से बना लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर जगह ज्यादा रखते हैं। देखिए फिर से आपके सामने राजस्थान का नक्शा बनेगा, और एकदम प्रैक्टिस में ले आइए इस चीज को। और कहीं ना कहीं याद कीजिए कि राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है, फिजिकल डिवीजन जो है, वो हम किसके बेसिस पे करते हैं? तो भाई वो हम करते हैं राजस्थान के मध्य में जो एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? अरावली, उसके आधार पे। बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास कागज है या आपके पास मैप है तो आप अरावली मेरे साथ साथ बना लीजिए कि भाई ये लगभग अरावली है, ठीक है। और ये राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है, कौन सा है ये? नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन, हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो खुद कौन है? अरावली। वो खुद कौन है? अरावली, ठीक है भाई। ये हो गया अपना दूसरा भौतिक प्रदेश। इसके बाद में हमने कहा था कि अरावली के पूर्व में जो राजस्थान है, अरावली के ईस्ट में ये जो राजस्थान है, इसे 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या इंग्लिश में से कहते हैं आइसो हाइट लाइन, ये 2 भागों में बांट देती है। अरावली और इस 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो अपना तीसरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, ईस्टर्न प्लेन्स, या हिंदी में कहेंगे पूर्वी मैदान। और ये जो राजस्थान का 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व का जो राजस्थान है, ये राजस्थान का कौन सा भाग हो जाएगा? साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, या हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर है एकदम। अब इसमें थोड़ा सा याद और कीजिए, कुछ वर्षा रेखाएं और बताई थी मैंने, जैसे अपने राजस्थान में दक्षिण पूर्व से, साउथ ईस्ट से उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं, या सीधा सीधा बोल दो यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। और अरावली तक पहुंचते हैं तो अरावली की पश्चिमी सीमा
वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें एक और आइसोहाइट लाइन या समवर्षा रेखा मिलती है, कौन सी? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद ये जो अरावली के पश्चिम में या वेस्ट में ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट पार्ट है, जिसे हम उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन बोलते हैं, इसे एक समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट देती है। ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हमने कहा था भाई कि राजस्थान की जो जलवायु है वो मुख्यतः कैसी है? तो वो मुख्यतः है भाई उपोष्ण उपोष्ण मानसूनी। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कह देंगे हॉट टेम्परेट, हॉट टेम्परेट मानसूनी। लेकिन ये वर्षा की मात्रा और तापमान के वितरण के आधार पे 5 भागों में बंटेगी। कैसे बंटेगी? ये उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान 2 भागों में बंट गया। ये राजस्थान का वो भाग है जहां मुख्यतः जैसलमेर आता है। थोड़ी देर में अपने एक एक जिले को स्पष्ट कर लेंगे। यहाँ मुख्यतः कौन आता है? जैसलमेर आता है। ये कौन सा क्षेत्र है भाई? ये जलवायु के हिसाब से शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र है। कौन सा? शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र है, या इसे एरिड क्लाइमेटिक जोन कहेंगे, शुष्क जलवायु क्षेत्र। लेकिन इसे ही हम बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थल या शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, अच्छा, ये भारत का महान मरुस्थल भी कहलाएगा, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाएगा। इसके बाद में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का वो भाग है भाई 25 सेंटीमीटर से पश्चिम वाला भाग, मतलब यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? 25 सेंटीमीटर से कम है। और ये जो क्षेत्र है राजस्थान का 25 से अरावली के बीच में या 25 से 50 के बीच में, ये वो क्षेत्र है जहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और ये हो जाएगा जलवायु के हिसाब से दूसरा भाग, तो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है, सेमी एरिड। ठीक है, वर्षा की मात्रा यहाँ की तुलना में थोड़ी ज्यादा होगी और इसे हम कह देंगे सेमी एरिड डेजर्ट या अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा खुद अरावली आ गया। अरावली में वर्षा की मात्रा और बढ़ेगी और ये हो जाएगा उप आर्द्र। कैसा हो जाएगा? उप आर्द्र, सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड। ठीक है भाई। इसके बाद में पूर्वी मैदान में वर्षा की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी और ये हो जाएगा आर्द्र, ये हो जाएगा आर्द्र। ठीक है, इंग्लिश में कह देंगे इसे ह्यूमिड। और ये पांचवा भाग या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, यहाँ वर्षा की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा अति आर्द्र, ये हो जाएगा अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड। ठीक है भाई। तो ये नाम थोड़े से वापस से रिकॉल कराए मैंने, क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आज जो अपना टॉपिक है वो अपने शुरू करने वाले हैं उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। और इसमें भी अपने नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन या उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में भी शुरू करेंगे शुष्क मरुस्थल या एरिड डेजर्ट। साथ साथ में कोशिश करेंगे कि इसमें पाए जाने वाले बालूका स्तूपों, सैंड ड्यून्स के प्रकार भी अपने आज ही कर लें। ठीक है भाई। तो आई होप आपको पता है भी अब ये वीडियो किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, और इस तरीके से नोट्स भी मैंने आपके साथ ही वीडियो के साथ ही अटैच कर दिए हैं। तो नोट्स से विद लाइन टू लाइन, और ये सारे डायग्राम मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। इन्हीं डायग्राम्स की हेल्प से अपने ये चीज आज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नक्शे में देखिए, थोड़ा और क्लियर करते हैं बात को। अरावली कहाँ है? ठीक है, अगर नक्शे में हम देखें कि अरावली कहाँ है, तो फिर से आपको मैं याद करवा देता हूँ। या तो यहाँ उदयपुर या सिरोही साइड में आ जाओ, तो सिरोही को अपने को कवर करना है, थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी सिरोही छोड़ देना, फिर ये राजसमंद को पूरा लेना, अजमेर को पूरा लेना, जयपुर को, इस तरीके से एक लाइन बना दो। यहाँ उत्तर से या उत्तर पश्चिम से, ठीक है, सॉरी उत्तर पूर्व से, ठीक है, इस दिशा में अलवर को पूरा ले लेना, दौसा को पूरा ले लेना, फिर ये अजमेर की तरफ यूं ले जाना। ठीक है, फिर ये राजसमंद को पूरा लेना और उदयपुर को पूरा लेने की कोशिश करना, और इस तरीके से एक लाइन बना देना। तो सबसे कम विस्तार होते होते कहाँ? अजमेर में हो जाएगा। फिर से अरावली का विस्तार बढ़ेगा। तो देखिए अरावली किस तरीके से है।
दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार अधिक है, फिर अजमेर में जाते जाते इसका विस्तार कम होता है और फिर वापस बढ़ता है। तो ये अपने कई बार आ जाता है कि ये इस तरीके से सारंगी के आकार में है। ठीक है, जो भी है। तो ये है अरावली, ये क्या है, अरावली। और थोड़ी सी चीज मैं वापस याद दिलाऊंगा, फिर अपने अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। वो चीज क्या है कि मैंने आपको याद करवाया था, ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसमें कुल मिला के कितने जिले आते हैं, इसमें 12 जिले आते हैं। अरावली में 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से अरावली में स्थित है। हालांकि अरावली का विस्तार बिखरा हुआ है, जो 13 से 16 या कई बार 13 से 17 राज्यों में भी अलग अलग बुक्स में मिलता है। इसके बाद ये जो उत्तर पश्चिमी सॉरी, इसके बाद ये जो 75 सेंटीमीटर, उत्तर पश्चिमी निकल गया मुंह से, ये जो 75 मीटर आइसोहाइट लाइन है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये लगभग यहाँ है। तो ये 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के मध्य ये पूर्वी मैदान है। चाहो तो नक्शे के अंदर गिन लेना, इसके अंदर कितने 10 जिले आएंगे। और ये हाड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले आएंगे। आप 12 12 7 10 और 4 को जोड़ोगे, ये टोटल 33 जिले हो जाएंगे। आज अपने को सारा ध्यान यहां देना है, सारा ध्यान यहां देना है। तो नक्शे पे थोड़ा सा गौर और कर लो भाई। आपको पता है यहां पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, लगभग ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चलिए इसे रेड कलर या दूसरे कलर में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे देगी। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप ये सारे जिले गिन लो। ठीक है, आराम से गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसलमेर से शुरू कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जिले। ठीक है, कुल मिला के इस पूरे में 12 जिले आएंगे। ठीक है, और साथ में साथ में थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी सिरोही आएगा। लेकिन जब गिनती पूछे तो आपको 12 जिले ही करना है। हाँ, साथ में ऑप्शन में दिया होगी प्लस उत्तर पश्चिमी सिरोही, तो अलग बात है। अब आपको केवल देखिए, आज हम केवल उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करेंगे, तो केवल इसके जिलों की। क्यों? क्योंकि मैप आपको मैं डिटेल में करवा चुका हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं मैपिंग आती है आपको। तो ये जो है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, ये 2 भागों में बंटा है। ये कौन सा भाग है? इसका शुष्कतम भाग है, ये एरिड वाला भाग है। तो इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें पूरा जैसलमेर आता है। और बीकानेर का कौन सा? दक्षिण बीकानेर का कौन सा? दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, साउथ वेस्ट बीकानेर। जोधपुर का कौन सा? तो भाई पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, वेस्टर्न जोधपुर। बाड़मेर कौन सा? तो देखिए उत्तर पश्चिमी बाड़मेर या नॉर्थ वेस्ट बाड़मेर। क्लियर है मैप के अंदर? फिर ये जो बाकी का भाग बचा, ये जो बाकी का भाग बचा, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। ये कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ही आपको मैपिंग एकदम क्लियर करवा देता हूं मैं। ठीक है, ये जो शुष्क शुष्क मरुस्थल है, इसे भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं, भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, और ये अर्ध शुष्क वाला जो भाग है, इसे हम राजस्थान बांगर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, राजस्थान बांगर क्यों कहते हैं वगैरह वगैरह, जब भी अपना टॉपिक आएगा। अब देखने भाई, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 2 भागों में बंट गया। ठीक है, ये शुष्क भाग, ये अर्ध शुष्क भाग, ये अर्ध शुष्क भाग या राजस्थान बांगर जो है, ये आगे चलकर कितने 4 और भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? 4 और भागों में बटेगा। तो चलिए इसे 4 और भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये इसका पहला भाग होगा। और ये है घग्गर बेसिन। ये कौन सा है? घग्गर बेसिन, घग्गर नदी की वजह से इसका नाम है। ये हो गया घग्गर बेसिन। इसके बाद में ये जो चूरू झुंझुनू और सीकर वाला भाग है, ये हो जाएगा शेखावाटी। ये हो जाएगा दूसरा भाग। ये क्या हो जाएगा? शेखावाटी। ठीक है भाई,
इसके बाद में ये जो बीकानेर और नागौर वाला भाग है ये हो जाएगा इसका तीसरा भाग किसका, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क का। ये कहलाएगा नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स, नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स। क्लियर है। और उसके बाद में ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर वाला जो भाग है ये हो जाएगा इसका चौथा भाग। इसमें थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी सिरोही भी आएगा और ये हो जाएगा लूनी नदी के नाम पे लूनी बेसिन। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान यहां पर देखना पहले तो, और फिर यहां देखना, और इसका आपको सारा डिवीजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा जिला कहां पर है, कौन से क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में कुल जिले कौन से आएंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देगी। ठीक है, तो उस दो भागों में कौन कौन से जिले आएंगे, दो भाग में शुष्क या भारत के महान मरुस्थल में कौन कौन आएगा, और अर्ध शुष्क या राजस्थान बांगर क्षेत्र में कौन कौन आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है आज क्या, अपना टॉपिक है आज क्या, एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नोट से। ये आपके सामने नोट्स हैं, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो देखिए आपके सामने राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अपने को पता है भाई, वापस अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत के निम्न भौतिक प्रदेशों का विस्तार, भारत के, तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों से इनका संबंध है तो पिछले वीडियो में अपने कर चुके हैं। अपने को पता है भाई, भारत को मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, मुख्यतः 3, हालांकि 6 में बांट सकते हो वैसे। तो 3 मुख्यतः कौन से हैं, हिमालय है, ठीक है, उत्तर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। इसमें से हिमालय से कोई संबंध नहीं है किसका, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो बाकी के 2 भौतिक प्रदेश जो बच गए उन्हीं से हैं। तो मैदान मैदान का है, चट्टान चट्टान का है, अपने ने याद किया था इस तरीके से। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके 2 भाग है। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल मतलब उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, और पूर्वी मैदान, दोनों किसके भाग हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के कौन भाग है, अरावली भाग है, और दूसरा कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, आज अपना टॉपिक है पश्चिमी मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, और उसमें भी मेन जो अपना रहेगा वो है शुष्कतम मरुस्थल। तो थोड़ा सा अपने उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। यही डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम अपने ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की थी भाई, इस मैप में आपको मैंने समझाया था। तो आप यूं समझ लीजिए, अरावली के इधर वाले क्षेत्र की कुछ कॉमन चीजें हैं, उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है। अच्छा, इसके कॉमन पॉइंट थोड़े से याद कीजिए उस टेबल में से ही। उस टेबल में से ही अगर मैं आपको याद करवाऊं तो मुझे बताएं जल्दी से कि किसका अवशेष है, किसका रेमनेंट है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल नाम आ चुका होगा, किसका, तैथिस सागर का। कि सर तैथिस सागर का अवशेष है। कब बना भाई, तो सर प्लिस्टोसीन प्लिस्टोसीन एरा के अंदर या प्लिस्टोसीन कालखंड में इसका निर्माण हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद है अच्छे से। फिर मैं कहूं कि इसकी ये भारत के कौन से प्रदेश का भाग है, तो आपको पता है भाई, भारत के उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है, तीसरी चीज, राजस्थान का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो आपको अच्छे से याद है कि सर 61.11 करता है। ठीक है, कितने जिले, तो अभी आपने ने देख लिए 12 प्लस उत्तर पश्चिमी सिरोही। ठीक है, इसके बाद में कितनी प्रतिशत जनसंख्या इसमें निवास करती है, 40%। इसकी जलवायु क्या है, तो इसकी जलवायु 2 प्रकार की है, एक तो है शुष्क जलवायु एरिड, और एक है अर्ध शुष्क। ठीक है, याद कीजिए उन पॉइंट्स को। शुष्क जलवायु में यहाँ मरूद भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति मिलती है, जैसे कैक्टस वगैरह। कौन सी वनस्पति, कैक्टस वगैरह। ठीक है, और अर्ध शुष्क में कंटीली झाड़ियां, अर्ध शुष्क में कंटीली झाड़ियां या इन्हें स्टेपी वनस्पति भी कहा जाता है। यहाँ मिट्टी या मृदा कैसी मिलती है, बलुई रेतीली मिलती है।
डेजर्ट सॉइल मिलती है, और यहाँ कोर्स ग्रेन, यहाँ कोर्स ग्रेन या यहाँ की जलवायु परिस्थितियां कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज के लिए एकदम उपयुक्त होती है। मोटा अनाज जैसे बाजरा, जवार, ठीक है, मोठ, मूंग वगैरह। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपने ने डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ देख लेते हैं भाई जलवायु शुष्क वर्ध शुष्क, पता है अपने को, वनस्पति बबूल, फॉग, खेजड़ी, कैर, बेर, सेवन घास। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मरुदभिद या मरुदभिद के अलावा कंटीली झाड़ियां जैसे बबूल, फॉग, खेजड़ी, कैर, बेर, और कुछ एक घास जैसे सेवन, अरड़, धामन, सेवन सॉरी सेवन, अरड़, धामन, कंजन, घास वगैरह आएगी अभी डिटेल में। थार मरुस्थल की उत्पत्ति प्लिस्टोसिन कौन से युग में हुई थी भाई? प्लिस्टोसिन युग में हुई थी। ठीक है, दिया हुआ नोट्स में। किसके सूखने से? टैथिस सागर के सूखने से। थार मरुस्थल की विशेषताएं तो देखिए अभी ध्यान से सुनना। दुनिया में जितने भी मरुस्थल है अगर अपने उनकी तुलना करें, अगर अपने तुलना करें तो ये जो अपना थार का मरुस्थल है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। दुनिया में मरुस्थलों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी इसी मरुस्थल में है। सबसे ज्यादा जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी भी इसी मरुस्थल में है। ठीक है भाई, इसे विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन संभावना के कारण विश्व शक्ति ग्रह या वर्ल्ड पावर हाउस के रूप में भी माना जाता है या कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता थार के मरुस्थल में ही मिलती है। दुनिया के जितने भी मरुस्थल है, मैंने पहले बता दिया, उनकी तुलना करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल और सबसे ज्यादा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वाला मरुस्थल भी यही है। ठीक है, और फिर इसका ये एक अपने ने विभाजन देखा था, तो जल्दी से इसको फिर से एक डायग्राम में अपने कंक्लूड करते हैं बात को। देखिए जो भी चीज है डायग्राम बना के आराम से पढ़ो। क्लियर है? और फिर आपको पता है भाई अरावली बनानी है अपने को। ये लगभग अरावली होगी। इसका इधर का क्षेत्र है, ये है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। इसको दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटेगी भी? तो आपको पता है भाई कि सर इसको दो भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटेगी। और अरावली के इधर जो है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी? पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला, कम एनुअल एवरेज रेनफॉल वाला जो क्षेत्र है वही हमारा नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये जो है इसका पहला भाग है शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, क्लियर है? और ये जो भाग है वो इसका दूसरा भाग है जो है शुष्क मरुस्थल। इसमें जैसलमेर, इसमें कौन कौन आता है भी? इसमें जैसलमेर आता है और बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के, बीकानेर का आप मान लो दक्षिण पश्चिम, जोधपुर का कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी जोधपुर, और बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। इसके अलावा जैसलमेर लगभग पूरा आ गया। इसके बाद ये जो शुष्क, सॉरी ये अर्ध शुष्क होगा, सॉरी, ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसे राजस्थान बांगर भी कहा जाता है, इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। ये सबसे उत्तर में ये इसका पहला भाग होगा, ये इसका पहला भाग होगा जो घग्गर नदी की वजह से क्या कहलाएगा? घग्गर बेसिन। ये जो क्षेत्र है ये इसका दूसरा भाग होगा और ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? शेखावाटी, शेखावाटी। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ एक तीसरा क्षेत्र आएगा जो बीकानेर और नागौर आएंगे इसमें, और ये क्या कहलाएगा? नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और सबसे लास्ट में ये आ जाएगा अपना चौथा क्षेत्र जिसे अपने क्या कहेंगे? लूनी बेसिन। क्या कहेंगे? लूनी बेसिन। क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सुनना, अपने को यही क्षेत्र यही करना है क्योंकि अपना टॉपिक यही है, तो इधर वाला जो है अपने करो डिलीट।
क्लियर है? अब अपने इससे कुछ डाटा यहीं पे लिख देते हैं, अब अपने इससे संबंधित कुछ डाटा यहीं लिख देते हैं। जैसे क्या, कौन से डाटा भाई? कुछ प्रतिशत अपने को याद करने हैं, ठीक है, कुछ प्रतिशत अपने को याद करने हैं। जैसे सॉरी, कुछ प्रतिशत अपने को याद करने हैं। इस डायग्राम में बकायदा ये प्रतिशत मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे 61.11, 61.11, ठीक है, 60%, 62%, 57.68%, ठीक है, क्या 57.68% और 67.01%। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो नोट्स में नहीं दिया हुआ है वो प्रतिशत भी लेंगे भी। तो कौन कौन से प्रतिशत अपने को याद करने हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर अपने बकायदा याद करते हैं अभी, ठीक है। एक तो है 61.11%, याद कर लेना इसे, ठीक है। इसके अलावा 57.68%, 57.68%, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाएगा 62%, इसके अलावा एक आ जाएगा 60%, इसके अलावा एक आ जाएगा 67.01%, इसके अलावा एक आएगा 58.5% और एक आ जाएगा 41.5%। इन दोनों को साथ में याद करना है, क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 100% है। इस पूरे क्षेत्र को 58.5 और 41.5 के हिसाब से बांटा गया है। तो भाई 61 पॉइंट, अच्छा 11 है, ध्यान रखना, गलती से 61 लिख दिया, ये कितना है? 11 है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ प्रतिशत है, याद करते हैं जल्दी से। 61.11% क्या है? तो ये है संपूर्ण रूप से उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन राजस्थान के कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है, कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? 61.11% पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये 57.68% क्या है? तो भाई ये है थार के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार, थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार, ठीक है भाई। अपने को अच्छे से पता है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो थार मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है? वो थार मरुस्थल का भाग है। और यहाँ पर आपको एक और लाइन मिलेगी, थोड़ा नीचे चलेगी होगी, कोई बात नहीं। पहले इस पर अपने ने कुछ लिखा है क्या? इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपने ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। यह विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार भी यही है। सौर ऊर्जा संभावना के साथ साथ पेट्रोलियम पेट्रोलियम के भंडार भी है, ठीक है। यहाँ पेट्रोलियम का निर्माण 33 सागर के समुद्री जीवाश्म हुआ है। चलो ये भी ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट, थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का पूर्वी विस्तार है। देखिए, अगर आप मैप देखना किसका, भाई धरती का जो नक्शा है उसको देखना, पृथ्वी के नक्शे को देखना, उसमें देखना अफ्रीका के उत्तर में क्या है? थार का मरुस्थल है, ठीक है। फिर इसके पूर्व में चलोगे, तो आपको ईरान, सऊदी अरब वगैरह से होते हुए कहाँ पहुंचोगे? पाकिस्तान और भारत में। तो आपको ऐसा लगेगा अगर ये धरती के भाग आपस में जुड़े हुए थे तो ये पूरा एक मरुस्थल होगा। और इस पूरे मरुस्थल का नाम क्या होगा? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट। तो इसके पूर्व में है, सबसे पूर्व में है थार। तो थार जो है इसका पूर्वी विस्तार माना जाता है, ठीक है भाई। थार के मरुस्थल का विभाजन 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा के आधार पर थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। ये सारी चीजें अपने नोट्स में दी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। तो ये क्या है? थार का मरुस्थल। लेकिन थार का मरुस्थल जो है वो 2 देशों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? एक तो पाकिस्तान और अपना भारत। और भारत में देखिए, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और पंजाब के साथ ही आप लिख दो हरियाणा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है।
और इसका सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो है वो राजस्थान में है। तो आपसे पूछ ले कि थार मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है, तो इसका आंसर होता है 57.68%। ठीक है, अगली चीज, फिर से कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपका। भाई देखिए, अगर ये राजस्थान का नक्शा है, एक छोटा नक्शा बनाते हैं, तो देखिए राजस्थान में जो मरुस्थल बना है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानवीय क्रियाएं हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानवीय क्रियाएं हैं। ठीक है, और ये जो राजस्थान का मरुस्थल है इसका विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार कौन कौन सी दिशाओं में हो रहा है? तो देखिए ध्यान से, एक तो उत्तर में हो रहा है पंजाब और हरियाणा की तरफ। किधर हो रहा है? उत्तर में पंजाब और हरियाणा की तरफ। एक इसका विस्तार दक्षिण में हो रहा है गुजरात की तरफ, और एक इसका विस्तार हो रहा है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, जिसे अरावली कुछ हद तक तो रोक लेती है लेकिन पूर्णतः रोक नहीं पाती। तो यहां पर हमारे सामने दो आंकड़े आते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर मरुस्थल का विस्तार है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मरु मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु मार्च। मार्च मतलब भाई सेना मार्च करते हुए आगे बढ़ती है ना, तो मरु मार्च किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय विस्तार को कहा जाता है। राजस्थान में, राजस्थान के अंदर ये मरु मार्च या एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? तो आप बोल सकते हो कि पूर्व में हो रहा है या दक्षिण पूर्व में हो रहा है। क्लियर है? और अब देखिए छोटी सी बात, क्योंकि अरावली के अंदर ये डेजर्ट पोर्शन जो है वो आगे बढ़ गया, तो ये तो 61.11 है भाई। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान तो 61.11 है, लेकिन ये मरुस्थलीय भाग जो है वो अरावली को भी पार करने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुल मरुस्थलीय क्षेत्र कितना हो गया? कुल मरुस्थलीय क्षेत्र 61.11 से ज्यादा हो गया। तो राज्य में कुल मरुस्थलीय क्षेत्र, तो परसेंटेज याद कर लेना भाई, कितनी? ठीक है, 62%। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं मरुस्थलीय विस्तार अपने कई बार बोल देते हैं, कई बार किस बुक्स में आपको मिलेगा कि राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार जो है वो 58 से 62% तक है। तो ये 58% का जो आंकड़ा है वो तो थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार से लिया है, और ये 62% राजस्थान में कुल मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भाई ये तो सरकार कहती है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के 61.11 से ज्यादा हो चुका है, 62% तक हुआ है। तो कम हुआ है, घबराने वाली चीज नहीं है। लेकिन इसरो क्या कहता है? इसरो क्या कहता है भाई? इसरो जो है अपने सैटेलाइट से जो पिक्चर लेता है, या इसरो अपने भू उपयोगी सैटेलाइट जो है, ये एटलस जो है, उसमें कहता है कि भाई ऐसा नहीं है। हम जो ऊपर से सैटेलाइट से जो फोटो लेते हैं उससे हमें पता चला है कि ये 62% नहीं, ये बढ़कर 67.01% तक हो चुका है। और कहीं ना कहीं ध्यान देना इधर, कहीं ना कहीं राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार यहाँ जयपुर और अलवर तक पहुंच गया है। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि इस साल ये एक या दो बार जो है न्यूज़पेपर में भी ये आ चुका है आंकड़ा, ये इसरो वाला आंकड़ा। ठीक है, और 60% क्या है भाई? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के मरुस्थल का, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र का राज्य में विस्तार, राज्य में विस्तार, भाई भारत में जो कुल मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका राज्य में कितना विस्तार मिलता है? तो बोल देना 60%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से ये याद रखना कि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है उसका राजस्थान में विस्तार कितना है? 61.11%। थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है? 57.68 या लगभग 58%। राज्य में कुल मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? सरकारी आंकड़े से कितना है? 62%। इसीलिए बोल देते हैं 58 से 62% जो है मरुस्थलीय भाग है। लेकिन इसरो क्या कहता है? इसरो कहता है कि नहीं भाई, ये आंकड़ा 67.01% तक है। अब देखिए 58.5 और 41.5 ये क्या है? तो देखिए अगर मरुस्थल है तो बालू का स्तूप मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बालू का स्तूप हो। तो पूरे इस संपूर्ण क्षेत्र को हम बालू का स्तूपों के आधार पर प्रतिशत में बांट सकते हैं। संपूर्ण उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है उसका 58.5% जो है वो है
बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ध्यान से सुन लेना भाई, विद सैंड ड्यून्स है, और बाकी बचा 100% में, इसको अगर 100% माने तो बाकी कितना हो गया 41.5, ये हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र या विदाउट सैंड ड्यून्स। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर है आपके, और कहीं ना कहीं ये डायग्राम जो है और इसके नीचे के पॉइंट्स पढ़ लेना, और उसके बाद आपको अच्छे से पता, हम आज वाला टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है, और इसे इसे हम भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का महान मरुस्थल। तो चलिए अब हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। फोटो को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, आपके सामने रखते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ध्यान से देखना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जैसलमेर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, इसी क्षेत्र की अपने बात करने वाले हैं। तो इसी क्षेत्र को अपने एनलार्ज करके डायग्राम बना के डिटेल में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ये एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चलिए कोशिश कीजिए डायग्राम बनाने की। केवल जैसलमेर वाले क्षेत्र को हमने लिया तो हमारे सामने एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा डायग्राम आ जाएगा भाई। क्लियर है? और ये एक तरीके से क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे तो आपको अच्छे से पता है, जैसलमेर आएगा, बहुत बढ़िया। और कौन आएगा? दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट बीकानेर। और कौन आएगा? पश्चिमी वेस्टर्न जोधपुर। और कौन आएगा? उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के किधर है? इधर पश्चिम में है, वेस्ट में है। तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है? तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उसमें मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से जिले आएंगे? तो जैसलमेर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का क्षेत्र, जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर जो है वो इसमें मुख्यतः आते हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है वो कितना है? वो 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितने क्षेत्र में है? 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, क्षेत्रफल से एक बात और मुझे याद आ गई, चलिए, पढ़ने का यही फायदा होता है, डिटेल में पढ़ने का यही फायदा होता है, चीजों का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आप जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ रहे हो ये राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है, तो आपने कह दिया 61.11। कितना? 61.11। लेकिन 61.11 जो है वो ऑलमोस्ट कितना है, लगभग कितना है भैया? अगर नोट्स में दिया है तो अच्छी बात है, नोट्स के अंदर ही देख लेते हैं। नोट्स में नहीं दिया है तो भाई याद कर लेना, लगभग कितना है, ये 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। कितना है? 2 लाख, एक सेकंड, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग बराबर है। ठीक है,
61.11 या 60% लगभग इतना बनेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर एच.एम. सक्सेना जो है, डॉक्टर एच.एम. सक्सेना जो है, ठीक है, उनके हिसाब से ये नोट्स में आपको मिल जाएगी, आपको जो नोट्स की पीडीएफ है उसमें चीज ये मिलेगी। ठीक है, अपने अभी नहीं ढूंढ रहे, अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर एच.एम. सक्सेना कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन गौर करना कि जब अपने राजस्थान का कुल क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है, 342,239, तो उसका 60% ये बनता है। तो वास्तव में तो ये है, एच.एम. सक्सेना के अनुसार ये है। और ऐसे ही एक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, कौन से हैं? ईश्वरी प्रसाद। ये ईश्वरी प्रसाद जो है वो कहते हैं कि भाई, उन्होंने एक नाम दिया एक्चुअली में। वो कहते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है ये रुक्ष प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ये रुक्ष प्रदेश है। तो रुक्ष प्रदेश किसने नाम दिया? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दिया। ऐसे ही ये कुछ बातें मुझे याद आ गई, मेरे को लगा डिस्कस नहीं हुई है। तो पूरा उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एच.एम. सक्सेना के अनुसार कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुक्स में ये वाला आंकड़ा ही दिया होता है, तो ध्यान कर लेना, ये तो सक्सेना जी के हिसाब से है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान क्या है? रुक्ष प्रदेश है। चलिए वापस आते हैं अपने इसमें शुष्क मरुस्थल वाला पढ़ रहे हैं, और शुष्क मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है भाई। और और अब देखिए, क्या हम इसे भी बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। किसके आधार पे बांटेंगे? बालूका स्तूपों के आधार पे बांटेंगे। और यहां पर हमें कुछ जगहों के नाम याद करने हैं। एक तो है जैसलमेर में क्या? पोखरन। ठीक है, पश्चिमी जोधपुर या जोधपुर में क्या है? फलोदी। सबको पता है ना भाई, पोखरन कहाँ है? जैसलमेर में। फलोदी कहाँ है? सबसे उष्ण और शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान का, सबसे हॉट एंड ड्राई पॉइंट जो है वो राजस्थान का। और एक है बालोतरा। बालोतरा कहाँ है भाई? बाड़मेर में। तो इन तीनों क्षेत्रों को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सॉरी, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाते हुए अगर हम इस तरीके से मिलाएं इन्हें, तो हमारे पास एक त्रिभुज आएगा। कैसा क्षेत्र आएगा? त्रिभुजाकार क्षेत्र आएगा। क्लियर है? किस किस के बीच में? पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, विदाउट सैंड ड्यून्स है। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है और इसके चारों ओर बालूका युक्त क्षेत्र है। ठीक है, ये जो पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच का क्षेत्र है, ये क्या है? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहाँ बालूका स्तूप नहीं है, चट्टानी मरुस्थल है। और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो कैसा है? वो बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र है, विद सैंड ड्यून्स है। यहाँ पे बालूका स्तूप पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये दो क्षेत्र हमारे सामने हैं। अब देखिए, जल्दी से देखना कि ये जो रेतीले मरुस्थल होते हैं, वैसे तो देखिए मरुस्थल वास्तव में किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा हो, जहां 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा हो, और जहां वनस्पति जो है वो वनस्पति की न्यूनता हो, वनस्पति या वेजिटेशन बहुत कम हो। तो इस आधार पे तो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वो भी मरुस्थल है, और राजस्थान वाला जो है वो भी मरुस्थल है। तो मरुस्थल दो प्रकार से हो सकते हैं। कम तापमान वाले जो हो गए वो तो कौन से हो गए? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ठंडे मरुस्थल, शीत मरुस्थल। और राजस्थान वाला जो मरुस्थल है वो कैसा हो गया? हॉट डेजर्ट या गर्म मरुस्थल। ठीक है, तो ये जो रेतीले मरुस्थल होते हैं इन्हें हम आगे तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है अर्ग या इर्ग। ठीक है भी, क्लियर है? एक है रैग, ठीक है, और एक है हमादा। ध्यान से देखिएगा, ये अर्ग या इर्ग जो है ये पूर्णतः रेतीले मरुस्थल होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली सैंडी डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, मिट्टी पाई जाएगी, सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे। हमादा जो है ये कैसे हैं? ये पूर्णतः
ये पूर्णतः चट्टानी मरुस्थल है, ये कंप्लीटली रॉकी सरफेस वाले हैं। अब इसको याद करने का कैसा तरीका है भाई, देखो भाई, ये इसमें आधा में पूरा में, इसमें आधा ट है पूरा ट है, तो हमादा तो है वो चट्टानी, और अर्ग या इर्ग है रेतीले। अब देखो बच गए रैग, रैग में दो एक ही मात्रा है, तो ऐसे याद कर लेना भाई, एक की मात्रा इससे आई, एक इससे आ गई। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब ये दोनों का जो मिश्रण है, रैग मरुस्थल क्या है, इन दोनों का मिश्रित मरुस्थल है, मिक्स्ड है। तो इसमें रेत और चट्टाने, या रेत और चट्टानों के अवशेष या रेमनेंट्स या अवसाद जैसे कंकर पत्थर, दोनों चीजें पाई जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण या मिश्रित मरुस्थल कौन सा होता है, रैग मरुस्थल होता है। तो यहां से एक टर्म याद कर लो, क्या, हमादा। कौन सी टर्म, हमादा। क्लियर है। अब वापस से देख लो भाई, ये अपना शुष्क मरुस्थल है या शुष्कतम मरुस्थल है। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ यहीं पर हम रट लेंगे चीजों को। इस शुष्कतम मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, भारत का महान मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। इसमें जैसलमेर है, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर है, पश्चिमी जोधपुर है, और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर है। ये 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसे बालूका स्तूपों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन से, एक तो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र। एक तो विद सैंड ड्यून्स, एक विदाउट सैंड ड्यून्स। ठीक है। अब ये जो विदाउट सैंड ड्यून्स है, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच का एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। क्लियर है। तो अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट डायग्राम में इस त्रिभुज को अलग कर लेना है, इस त्रिभुज को अलग कर लेना है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, शुष्कतम मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, और इसका पहला भाग जो है हम पढ़ने वाले हैं बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसमें बालूका स्तूप सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाएंगे। तो भाई, एक तो क्या है, जैसलमेर का पोखरन। ठीक है। बाड़मेर का बालोतरा। ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया अभी, फलोदी। फलोदी कहाँ का, जोधपुर का। इन तीनों को मिलाते हुए ये हो गया अपना त्रिभुज। कैसा भी एक त्रिभुज बना लो आप तो। ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र आ गया अपने सामने। ठीक है। इसके अंदर अपने को पॉइंट्स बनाने हैं, इसके अंदर अपने को कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, और आगे इसी तरीके से अपने चलेंगे। कोई भी डायग्राम होगा उसके अंदर अपने पॉइंट्स बना लेंगे। कैसे, इसमें पहला पॉइंट्स होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो है हमादा। ठीक है। इसमें जो दूसरा पॉइंट अपना डिस्कशन का होगा वो होगा सीज। इसमें जो अपना तीसरा पॉइंट डिस्कशन का होगा वो होगा रैग। क्लियर है। इसमें जो अपना चौथा पॉइंट डिस्कशन का होगा, ठीक है, वो होगा मगरा। थोड़ा सा इसे ऊपर लिखते हैं, मगरा। इसमें जो चौथा पॉइंट अपना डिस्कशन का होगा, ठीक है, पांचवा, सॉरी, इसमें जो पांचवा पॉइंट अपना डिस्कशन का होगा वो होगा लाठी क्षेत्र। ठीक है। 5 पॉइंट है, अभी ध्यान से देख लो इनको। 5 पॉइंट अपने को रट लेने हैं, हमादा, सीज, रैग, मगरा और लाठी क्षेत्र। बिल्कुल ऐसा सा एक डायग्राम आपको यहाँ मिलेगा,
इसमें भी ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हीं को अपने डिस्कशन करते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए, सबसे पहले हमादा। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको पूछ ले कि राजस्थान में मुख्यतः हमादा क्षेत्र, राजस्थान में मुख्यतः हमादा क्षेत्र या चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र या चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र या रॉकी सरफेस वाला डेजर्ट जो है मुख्यतः कौन से 3 जगहों के बीच में स्थित है? तो पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच में स्थित है। दूसरी चीज, अपार सौर ऊर्जा संभावनाओं के कारण, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा संभावनाओं के कारण। भाई आपको अच्छे से पता है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना, ठीक है, एक तरीके से पॉसिबिलिटीज जो है, पोटेंशियल जो है, वो कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना जो है या पोटेंशियल जो है वो जोधपुर की मानी जाती है। तो जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर और पोखरन के, या जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर के बीच के इस क्षेत्र को सरकार ने क्या घोषित किया हुआ है? सीज क्षेत्र घोषित किया हुआ है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है सोलर, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, एक सेज होता है स्पेसिफिक, या ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ होता है, वो अलग है, ये सीज है, ध्यान से सुन लेना। अच्छा, RS प्री में एक क्वेश्चन आया था, RS प्री में एक क्वेश्चन आया था कि मरु त्रिकोण, ठीक है, कि मरु त्रिकोण जो है वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो एक चीज ध्यान रख लेना भाई, मरु त्रिकोण यहां पर, क्योंकि बच्चों ने कहा सर मरु त्रिकोण या मरुस्थलीय सर्किट के अंदर तो बाड़मेर भी आता है, भाई उन्होंने वो जो टूरिज्म के सर्किट है वो नहीं पूछे, उन्होंने कहा मरु त्रिकोण किसे कहा जाता है। तो मरु त्रिकोण किसे कहा जाता है अभी? तो जिले वाइज हम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को, ठीक है। और सीज क्षेत्र किसे कहा जाता है? सीज क्षेत्र किसे घोषित किया हुआ है? तो आप देख लेना भाई, यहाँ जैसलमेर, यहाँ जोधपुर और यहाँ बी से बीकानेर था, तो यहाँ कर लेना बाड़मेर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई कि सीज पूछा है या मरु त्रिकोण पूछा है। अभी RS प्री में जो रिसेंटली हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, और लोगों ने कहा मरुस्थलीय सर्किट जो है टूरिज्म को लेकर, हालांकि टूरिज्म को लेकर मरु त्रिकोण है, लेकिन उन्होंने सर्किट के बेसिस पे देखा कि अभी रिसेंटली इसमें बाड़मेर को भी शामिल किया गया है, तो मरु त्रिकोण सर्किट नहीं है, वो मरुस्थलीय डेजर्ट को लेके एक सर्किट है, टूरिज्म सर्किट है। यहाँ त्रिकोण है, त्रिकोण में तो 3 ही आएंगे ना, तो 3 कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। सीज में कौन? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ध्यान रखना बस थोड़ा सा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपने आ जाओ वापस इधर, ठीक है। तो आई होप यहां तक 2 पॉइंट एकदम क्लियर है आपके। अब अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्या है? रैग। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसके ये जो चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? यहाँ पर एक तरीके से कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा? अर्घ या इर्ग पाया जाएगा। कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा? अर्घ या इर्ग मरुस्थल पाया जाएगा। ये अर्घ या इर्ग कैसा है? रेतीला मरुस्थल है। तो यहां से देखिए, यहां से चट्टानों, यहां से चट्टानों के अवसाद, कंकर, पत्थर, मिट्टी आएंगे। यहां से अर्घ या इर्ग जो मरुस्थल है इसके चारों ओर, वहां से रेत आएगी, वहां से रेत आएगी। तो ये जो त्रिकोणा क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसका ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर हमादा की चट्टानी टुकड़े और अर्घ या इर्ग की रेत मिलकर क्या बनाएगी भी? मिश्रित मरुस्थल बनाएगी। कौन सा बनाएगी? मिश्रित मरुस्थल बनाएगी। तो इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर हमें कौन सा मरुस्थल देखने को मिलता है? मिश्रित या रैग मरुस्थल देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ ले कि ये तीनों ही प्रकार के मरुस्थल मुख्यतः मुख्यतः कौन से जिले में हमें देखने को मिलते हैं? तो तीनों ही प्रकार के जो मरुस्थल है वो हमें सबसे ज्यादा मुख्यतः जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। चलिए भी वापस आ जाओ इस पे। चौथा पॉइंट क्या है? मगरा। तो मगरा क्या है? तो अब देखिए फिर से हमारे सामने एक पॉइंट है मगरा।
ये मगरा शब्द जो है वो उदयपुर में भी आएगा। मगरा की पहाड़ियां, मगरे का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। तो मगरा की पहाड़ियां उदयपुर में भी है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का महान मरुस्थल, ठीक है। तो जैसलमेर, कुछ बीकानेर का भाग, कुछ जोधपुर और कुछ बाड़मेर, ये इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बालोतरा से लेकर, यहाँ पर बालोतरा से लेकर पोखरन तक अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। कैसी पहाड़ियां पाई जाती है? अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, अवशिष्ट पहाड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। क्या कहते हैं? रेजिडुअल हिल्स। छोटी पहाड़ियां तो हिल्स ही मान के चलो। रेजिडुअली अवशिष्ट पहाड़ियां जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, बहुत ही छोटे आकार की पहाड़ियां हैं। तो आप तो ध्यान कर लेना कि बालोतरा से लेके पोखरन के मध्य जो अवशिष्ट या रेजिडुअल हिल्स पाए जाते हैं, उन्हें मगरा की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है भाई। और इन्हीं मगरा की पहाड़ियों में एक कौन सी? त्रिकुट की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? एक त्रिकुट की पहाड़ी है। इसी त्रिकुट की पहाड़ी पर इसी त्रिकुट की पहाड़ी पर भाई अपना कौन सा किला? जैसलमेर का किला स्थित है। ठीक है भाई। और इसकी स्थापना 1155 में राव जैसल ने की थी। ठीक है। और बाकी आपको पता है भाई कि इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है। ठीक है। इसकी क्या खास बात है? ठीक है, इसकी क्या खास बात है? बिना किसी योजक सामग्री के पत्थर में पत्थर फंसाकर इसे बनाया गया है। ठीक है। बहुत सारी खास बातें हैं, 99 बुर्ज है वगैरह वगैरह। तो ये तो आप किले और साहित्य और इतिहास में देखोगे। ठीक है। 1155 में जैसल जो भाटी हैं या राव जैसल जो है, उनके द्वारा स्थापित ये जैसलमेर का किला है। ठीक है। और उसी के चारों ओर जैसलमेर का शहर जो है वो बस गया भाई। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं, ये चीज मेरे हिसाब से मैं आपको, हाँ भाई, नोट्स में भी मिलेगी। ठीक है। बालोतरा से पोखरन के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है। मगरा त्रिकुट की पहाड़ी पर राव जैसल द्वारा जैसलमेर किले की स्थापना की गई। अच्छा, जैसलमेर का प्राचीन नाम वल्ल क्षेत्र या मांड क्षेत्र है। ये भी थोड़ा सा देख लेना भाई, ये भी चीज याद कर लेना यहीं पर ही। ये भी आपको नोट्स में मिलेगी, तो बार बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसलमेर का प्राचीन नाम वल्ल प्रदेश और मांड प्रदेश है। और जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को दुग्गल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने वापस से इस डायग्राम पर। और अपना ये जो पांचवा पॉइंट है, ये है लाठी क्षेत्र। कौन सा है? लाठी क्षेत्र। तो लाठी क्षेत्र कहां से कहां तक है? तो पहली बात तो आप याद कर लीजिए कि पोखरन पोखरन जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़, कौन सा? मोहनगढ़ का जो क्षेत्र है वो लाठी क्षेत्र कहलाता है। पहली चीज तो ये। अगली चीज, ये लाठी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो ये तीन चीजों के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है। कौन कौन सा? एक तो है भूगर्भिक एक तो है भूगर्भिक जल पट्टी। ठीक है। जियोलॉजिकल वाटर टेबल पाई जाती है इसमें। जियोलॉजिकल लेवल पर एक तरह से भूमि की सतह के नीचे वाटर टेबल पाई जाती है। ठीक है। दूसरी, भूगर्भिक भूगर्भिक खनिज पट्टी है। जियोलॉजिकल लेवल पे खनिज पाए जाते हैं। कौन सा खनिज? तभी बात करेंगे। और तीसरा इसका पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है सेवन घास। वो कौन सा है? सेवन घास। इसके लिए पूरा अलग से डिटेल में दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। इन इस डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स हैं भाई, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। ठीक है। पूरी अलग स्लाइड किस पर? लाठी क्षेत्र पर। फिर से कहां तक का? तो जैसलमेर में पोखरन जैसलमेर में पोखरन से लेकर कहां तक का? मोहनगढ़ तक का क्षेत्र। ठीक है। चलिए भी, ये तो पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरी चीज, ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये भूगर्भिक भूगर्भिक जल पट्टी।
ठीक है, और किसके लिए जाना जाता है? ये भूगर्भिक खनिज पट्टी। और किसके लिए जाना जाता है? तो तीसरा है पॉइंट कि ये सेवन घास। तो इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर खनिज या मिनरल कौन सा मिलता है। तो इसको सीधा सा याद कर लो कि रॉक फॉस्फेट। यहाँ पर बहुतायत में या कौन सा मिनरल है जो अबेंडेंट है, बहुत मिलता है, रॉक फॉस्फेट। क्लियर है? अभी देखो भूगर्भिक जल पट्टी। भूगर्भिक जल पट्टी में थोड़ा सा इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं और उससे याद करते हैं कि भूगर्भिक जल पट्टी का मतलब है भाई धरती पर, धरती के अंदर जाएंगे, जियोलॉजिकल लेवल पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर चट्टानें मिलेंगी। मुख्यतः ये कौन सी है? माइका सिस्ट। माइका सिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, उसको सीधा सीधा याद कर लो। क्या? कि राजस्थान का राजस्थान का ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर भूगर्भिक स्तर पर कौन सी चट्टानें आपको मिलेगी? ठीक है, तो ये मिलेगी माइका माइका सिस्ट नमकीन चट्टानें, सॉल्टी रॉक्स हैं ये। इसी वजह से यहाँ पे पानी जो है वो भूगर्भिक स्तर पर या फिर आ, भूगर्भ के ऊपर जियोलॉजिकल लेवल पे भी और सरफेस के ऊपर लेक्स या झीलों में भी खारा पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर कैसी है? माइका सिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। क्यों है? क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है ये टैथिस सागर का अवशेष है या रेमनेंट। चलिए अभी वापस आ जाओ अपने तो लाठी क्षेत्र में। तो ये माइकासिस नमकीन चट्टाने या अवसादी चट्टाने कहीं ना कहीं भूगर्भ में जियोलॉजिकल लेवल पे चट्टाने तो मिलेगी मिलेगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था भी ये मिट्टी के कण जो हैं वो कैसे हैं? मोटे कण हैं। इनकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, इसीलिए पानी सीधा नीचे चला जाता है और ये पानी जो है वो कहाँ मिलेगा? इन चट्टानों के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इन चट्टानों के ऊपर मिलेगा और इन चट्टानों के लवण जो है वो इस पानी में घुलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पानी क्या है? खारा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की भूगर्भिक जल पट्टियां पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? लाठी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक गांव है कौन सा भी, जिसे जिसे मरुस्थल या थार का घड़ा या नलकूप कहा जाता है। थार का घड़ा या नलकूप, हैंडपंप कह सकते हो भी आप, हैंडपंप ऑफ थार। क्यों? क्योंकि यहाँ मीठा पानी मिलता है। भूगर्भीय स्तर पर जियोलॉजिकल लेवल पर फ्रेश वाटर पीने योग्य मिलता है। तो वो कौन सा गांव है? वो है भाई अपना चांदन गांव। कौन सा? चांदन गांव, जैसलमेर। बाकी जगह पर मुख्यतः खारा पानी मिलता है। तो ये होगी भूगर्भिक जल पट्टी। अच्छा, अब एक और चीज, ये भूगर्भिक जल पट्टी जहां जहां मिलती है वहां वहां कई बार वनस्पति का आवरण विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? वनस्पति का आवरण विकसित हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, मरुस्थल के बीच में एक जल का स्रोत पाया जाता है। ठीक है, इसके इसके चारों ओर वनस्पति का आवरण विकसित होता है। ठीक है, और उसके चारों ओर भाई सीधी सिंपल सी बात है, क्या पाई जाएगी? मरुस्थल की या मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थल पाया जाएगा। तो इस तरीके से मरुस्थल के बीच में हरियाली और पानी युक्त क्षेत्र पाया जाता है भी। ठीक है, ऐसे ये पिक्चर्स भी आपको कई बार, ये ऐसी फोटोज भी आपको कई बार देखने को मिलेगी। कहाँ भाई? जो अखबार आते हैं ना उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये वास्तव में कहलाते क्या हैं? ये कहलाते हैं ओएसिस।
क्या कहलाते हैं? ओएसिस। तो ये वनस्पति का जो आवरण विकसित हो जाता है मरुस्थल में, ठीक है, कहाँ? जहां भूगर्भिक जल पट्टियां पाई जाती है, उन्हें ओएसिस कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं, ठीक है, या मिराज कहते हैं। हालांकि कई बार हमें भ्रम होता है कि पानी है, उसे भी मिराज कहा जाता है और इन्हें भी कहा जाता है भी, ठीक है, मिराज, ठीक है, और वो मिराज खाने वाला नहीं भी, ठीक है। और एक और चीज, ये जो वनस्पति का आवरण विकसित हुआ है, ये जो इसके चारों ओर पानी के या पानी वाले क्षेत्र के ऊपर ये जो वनस्पति का आवरण विकसित हुआ है, ये वनस्पति मुख्यतः कौन सी वनस्पति है? तो ये मुख्यतः कौन सी है? सेवन घास। कौन सी है? सेवन घास। ये सेवन घास जो है वो प्रोटीन युक्त घास होती है। कैसी होती है भाई? प्रोटीन युक्त घास होती है, और पशु चारे या मैं कहूँ फोलिएज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने तीनों ही पॉइंट हो गए एक तरीके से। भूगर्भिक जल पट्टी हो गई, भूगर्भिक खनिज पट्टी, रॉक फॉस्फेट और सेवन घास। लेकिन यहाँ पर देखिए मोहनगढ़ का नाम है, जैसे चांदन गांव है वैसे मोहनगढ़ भी फेमस है। किस लिए फेमस है? तो देखिए मोहनगढ़ जो है, ये जो मोहनगढ़ है, यहाँ पर घास की कई वैरायटी मिलती है, जैसे सेवन, धामन, ठीक है, अरड़, कंजन आदि। तो बहुत सारी या बहुत प्रकार की घास जो है यहाँ पाई जाती है। इसीलिए इसे इसीलिए इसे चारा बैंक कहा जाता है, फोलिएज बैंक कहा जाता है। तो कौन सी जगह है जो चारा बैंक के नाम से जानी जाती है? मोहनगढ़ है भाई। तो यहाँ पर इसको लाठी सीरीज को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लाठी क्षेत्र जैसलमेर में कहाँ से कहाँ तक है? पोखरन से लेकर मोहनगढ़ के मध्य है, ठीक है। इसे यहाँ पर भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, यहाँ पट्टी पाई जाती है, यहाँ सेवन घास पाई जाती है, ठीक है। और भूगर्भिक जल पट्टियां जो है वो वहां पर कुछ वनस्पति का आवरण विकसित हो जाता है, तो इसे ओएसिस, नखलिस्तान या मिराज कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसी जगह है जहां पीने योग्य पानी पाया जाता है, मुख्यतः खारा पानी है, लेकिन चांदन गांव में वहां पीने योग्य फ्रेश वाटर है, तो इसे थार का घड़ा या नलकूप कहा जाता है, ठीक है। खनिज पट्टी जो है, मुख्य खनिज पट्टी में कौन सा खनिज? मुख्यतः रॉक फॉस्फेट और सेवन घास जो है। तो ये जो वनस्पति का आवरण विकसित हुआ है, ये मुख्यतः कौन सी घास है? सेवन घास ही है। और मोहनगढ़ एक से अधिक प्रकार की घासों के लिए जाना जाता है, तो इसे क्या कह देते हैं? चारा बैंक कह देते हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और अपने बढ़ेंगे आगे। अच्छा, इसके अलावा जैसलमेर का एक सम क्षेत्र है, सम। तो सम जो है वो क्यों फेमस है भाई? वो पूर्णतः पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। कैमल सफारी वगैरह वगैरह के लिए जाना जाता है। और ठीक है भाई, इसी तरीके से एक आक्कल गांव है। जब चांदन की बात हो गई, ठीक है, जब चांदन की बात हो गई, जब मोहनगढ़ की बात होगी, तो सम और आकल की भी बात कर लेते हैं। ये जो आकल है, यहाँ 25 करोड़ वर्ष पुराने, सॉरी, वर्ष पुराने 18 कास्ट जीवाश्म मिले हैं। इसीलिए इसे इसीलिए इसे फॉसिल पार्क या वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है भाई। करोड़ों साल पहले यहाँ पानी के अच्छे स्रोत थे, वनस्पति थी, तो उसी के अवशेष मिले हैं, कास्ट जीवाश्म, फॉसिल पार्क, ठीक है। तो इसीलिए इसे वुड फॉसिल पार्क या वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है भाई? तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस आकल गांव जो है वो उसी वन्य जीव अभयारण्य में, हिंट दूं आपको, वो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर वो बात हो नहीं पाती, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस अब वन्य जीव अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये
राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये है क्या? वन्य जीव अभयारण्य है। क्या इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है? अभी नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इन नामों के अलावा एक ऐसा गांव है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम चलेंगे किस पर, जो जल संरक्षण की विधियां उस पे, उसमें वो गांव का नाम आएगा। तो राजस्थान का जैसलमेर का कौन सा गांव है जो हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है, या हिंदी में कहूं तो भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भाई। तो चलिए, ये कुछ एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, लाठी क्षेत्र, पोखरन से मोहनगढ़, भूगर्भिक जल पट्टी, खनिज पट्टी, सेवन घास, इसके अलावा हमने सम क्षेत्र और अक्कल गांव की बात भी कर ली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखिए, इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार में देख सकते हो। ठीक है, एक तरीके से हमने क्या किया, ये जो त्रिकोना भाग है, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जो क्या है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, विदाउट सैंड ड्यून्स वाला क्षेत्र है। इसकी तो हमने क्या कर ली, डिस्कस कर लिया। इसके चारों ओर अर्ग या इर्ग मरुस्थल, या ऐसा मरुस्थल जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, उस रूप में पाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बालू का स्तूपों के प्रकार करेंगे। क्या करेंगे? बालू का स्तूपों के प्रकार करेंगे। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो अब हम इसके बाहर के मरुस्थलीय भाग की चर्चा करने वाले हैं, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली बालू का स्तूप ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ लेते हैं बालू का स्तूपों के प्रकार। नोट्स देखिए भी, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले ऊपर मैंने लिख दिया भाई मरुस्थल के कितने प्रकार हैं। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एनलार्ज कर लेते हैं। अच्छा, नोट्स में आपको यहाँ जो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा उसमें पलाया, झीलें, बालसन, खड़ीन वगैरह मिलेगी, लेकिन ये अपने नेक्स्ट अलग वीडियो में करेंगे। पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, क्या जो राजस्थान में जल संरक्षण विधियां हैं, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन पूरा टॉपिक अपना क्या रहेगा, पूरा का पूरा टॉपिक अपना अलग रहेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ पे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। इससे पहले नोट में मैंने आपके सामने मरुस्थल के प्रकार दिए हुए हैं। अर्ग या इर्ग पूर्णतः रेतीला, रैग मिश्रित, हमादा पूर्णतः चट्टानी। ये तीनों मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब अपने बात करने वाले हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो हम इसमें बेसिकली करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार। क्या करेंगे? बालू का स्तूपों के प्रकार करेंगे। ठीक है, जिसे आप नॉर्मली तो दिमाग में ले आते हो रेत का टीला, दोहरा, लेकिन ये टीला और दोहरा भी वर्ड अलग 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 है भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो बालू का स्तूप मुख्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये जो प्रकार है वो कहीं ना कहीं पवन की दिशा से संबंधित है। तो पहला जो प्रकार है वो है अनुदैर्ध्य। ठीक है भी, लीनियर। और ये जो लीनियर है ये कहीं ना कहीं यूं समझिए पवन की दिशा के समानांतर बनेंगे। तो इसमें आप 2 डायग्राम याद कीजिए, यहां पर तो एक ही डायग्राम है, अपने 2 डायग्राम बना के इसको याद करेंगे। ये है पवन की दिशा, विंड। पवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंड। ठीक है, जो 37 पवनें हॉरिजॉन्टल चलती है उनको पवनें या विंड कहते हैं। इस पवन की दिशा के समानांतर मिट्टी का इस तरीके से जमाव होता रहे, तो जो बालू का स्तूप बनता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुदैर्ध्य या लीनियर लीनियर सैंड ड्यून या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे। ठीक है,
साइड में राजस्थान का मैप बना लो। ठीक है भाई, राजस्थान का मैप बना लो। अब हमें इसमें याद क्या करना है, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? तो सीधा सीधा सा आंसर है आपका, क्या कहलाएंगे? अनुदैर्ध्य लीनियर बालू का स्तूप कहलाएंगे। ठीक है, ये स्थान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़ में। कहाँ? श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में। तो मैप में अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये है जैसलमेर, बीकानेर और ये है क्या? सूरतगढ़। तो ये मैप में एक लाइन बना के ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए भी दूसरे प्रकार के कौन से होंगे? दूसरे होंगे अनुप्रस्थ। दूसरे प्रकार के कौन से हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स। तो आप तो इसमें ये देखिए कि अनुप्रस्थ में पै आया है, क्या आया है? पै। और ये जो पै है इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो कितने सारे 90 डिग्री एंगल्स मिलेंगे आपको, यहाँ 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 यहाँ। तो खूब सारे 90 डिग्री एंगल्स मिलेंगे। तो पवन की दिशा के लंबवत या 90 डिग्री या राइट एंगल पर बनने वाले बालू का स्तूप जो हैं वो कौन से होंगे? वही होंगे कौन से? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। तो बेसिकली रास्ते में कोई अड़चन या रुकावट होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज होना चाहिए। ठीक है, पवन की दिशा किधर? इधर। ठीक है, और रास्ते में किसी रुकावट के सहारे इसके 90 डिग्री पर ये जो बालू का स्तूप विकसित होगा, ये बालू का स्तूप कौन सा कहलाएगा भाई? तो ये बालू का स्तूप जो है वो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहलाएगा। ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? तो इसको याद कर लीजिए भाई। इसके लिए कोई और कलर ले लेते हैं। ये मुख्यतः जोधपुर ये मुख्यतः जोधपुर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाड़मेर से जोधपुर, बाड़मेर से जोधपुर। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो किसको बता रही है? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वाले क्षेत्र को बता रही है। थोड़ा सा ऐसे भी याद कर लो कि ये थोड़े से पश्चिम में है, ठीक है, सॉरी थोड़े से पूर्व में है, किधर? अरावली की तरफ। तो अरावली एक तरीके की रुकावट हो गई और वहां पर जब पवने जाएगी तो 90 डिग्री पर उसके सामने क्या बन जाएंगे? बालू का स्तूप बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और डायग्राम भी आप इसके लिए बना सकते हो, जो एनसीईआरटी में आपको बना हुआ मिलेगा। ये पवन की दिशा और इसके इसके सामने इस तरीके से कोई बालू का स्तूप बन गए। तो ये क्या हो गए? पवन की दिशा के 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए भाई तीसरे प्रकार के जो बालू का स्तूप है, तीसरे प्रकार के जो बालू का स्तूप है, क्योंकि मुख्यतः तीन प्रकार के ही मिलते हैं, वो कौन से हैं भाई? तीसरे प्रकार के कौन से हैं? बरखान या बालू का स्तूप। बरखान या बरछान सैंड ड्यून्स बालू का स्तूप। ठीक है, ये बालू का स्तूप कैसे हैं? तो देखिए ये वायु भंवरों के सहारे, ठीक है, आपने देखा होगा ना अभी बबूलिया या फुतालिया वायु भंवर बनते हैं, गोल गोल घूमती रहती है पवन। तो वायु भंवरों के सहारे, ठीक है, वायु भंवर के सहारे, या फिर चलो इसे थोड़ा सा और अपने ढंग से बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इस तरीके से वायु पूरा भंवर ही बना देते हैं यूं। तो वायु भंवरों के सहारे अर्धचंद्राकार आकृति के, थोड़ा और नीचे ताकि अच्छा से एक्सप्लेन हो उसके, ये बन गए वायु भंवर। ठीक है, ऐसे मत कहना सर जलेबी सी बन गई, भूख लग गई, भाई वायु भंवर है ये। और इनके सहारे ये पै मिटा दूं भाई,
आपको पै से याद रह जाएगा तो छोड़ो इस पै को, ठीक है। ट्रिक याद रख लेना, पै से अपने अनुप्रस्थ, पै से 90 डिग्री, लेकिन अपने बरखान या बरछान की बात कर रहे हैं। तो ये वायु भंवरों के सहारे इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति के ये जो बालू का स्तूप बनते हैं, ये बरखान या बरछान बालू का स्तूप है, ठीक है। और ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं भाई? तो अब देखिए, नक्शे में जब हमने किए थे, राजस्थान की आकृति की बात की थी, तो कौन सा ऐसा जिला था जिसकी आकृति हमने अर्धचंद्राकार आकृति देखी थी, जिसकी प्यालेनुमा आकृति थी या उड़ता हुआ पंछी था? तो वो अर्धचंद्राकार आकृति किसकी थी? सीकर की। सीकर कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र में। तो भाई ये जो है वो मुख्यतः, ये जो है वो मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। और शेखावाटी में भी दो क्षेत्र याद रख लेना, एक तो सीकर, ठीक है भाई, सीकर में मंथा नदी घाटी, एक तो सीकर, और सीकर में भी कौन सा? मंथा नदी घाटी, ठीक है। और दूसरा चूरू, और चूरू में कौन? चूरू में है एक भालेरी गांव। कौन सा गांव? भालेरी गांव, ठीक है। तो भाई चूरू से मेरे गांव भादरा जाते हैं तो भालेरी गांव आता है भाई, तो थोड़ी सी मुझे भी वो नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया हो गया, याद आ गई गांव की। चलो कोई बात नहीं। तो चूरू से, चूरू का कौन सा? भालेरी गांव, ठीक है। तो ये याद कर लेना भाई। अच्छा, एक और चीज, ये तीन तो देख लो ध्यान से। और शेखावाटी क्षेत्र कहाँ है? यहाँ। तो मैप में ये लाल रंग की छोटी, थोड़ी छोटी बनाते हैं, मैप में ये लाइन बना दी। तो ये देखो मैप में याद करने का तरीका, ये जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़ कौन से? अनुदैर्ध्य। ये वाले बाड़मेर, जोधपुर कौन से? अनुप्रस्थ, ठीक है। और ये वाले कौन से लाल लाइन जो है वो शेखावाटी क्षेत्र कौन सा हो गया? बरखान या बरछान, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़े। अब देखिए, ये बरखान या बरछान जो है, इसी से हम दो और प्रकार के बालू का स्तूप करेंगे। तो मुख्यतः तो कितने? तीन प्रकार के। चलिए, अब आप एक और नाम सुनते हो भी कि सर ये सीप प्रकार के या सीप प्रकार के बालू का स्तूप कौन से होते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हमने देखा कि वायु भंवर जो है, कि सर ये वायु भंवर जो है उनके एक अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बालू का स्तूप है, ये जो बालू का स्तूप है, ये क्या कहलाते हैं? ये बरखान या बरछान कहलाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पवन की दिशा के बदलाव की वजह से, कई बार पवन की दिशा की बदलाव की वजह से एक आधा, एक आधा अर्धचंद्राकार आकृति ही, आधी अर्धचंद्राकार आकृति ही बन पाती है। तो ये जो है वो सीफ या सीप प्रकार के बालू का स्तूप है। ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं भी, ठीक है। तो एक तरीके से पवन की दिशा के बदलाव की वजह से बरखान पूरा नहीं बन पाता और एक आधा अर्धचंद्राकार आकृति ही बन पाती है, आधी अर्धचंद्राकार आकृति, हाफ क्रिसेंट शेप ही फॉर्मेशन हो पाता है, तो इसे सीप या सीफ बालू का स्तूप कहते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक और बालू का स्तूप होते हैं अभी, कौन से? पैराबोलिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई सारी टर्म्स यूज होती है। तो चलिए पूरा एक डायग्राम बनाते हैं पहले, क्योंकि ये भी अवरोध के सहारे बनेंगे, लेकिन वो अवरोध क्या होगा? वो अवरोध कोई कंटीली झाड़ी होगी। वो अवरोध क्या होगा? कंटीली झाड़ी होगी। अब ध्यान से सुनना, मंद गति से पवन बह रही है, मंद गति से बहने वाली पवन के द्वारा किसी झाड़ी के सहारे, किसी झाड़ी के सहारे एक अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार आकृति, एक अर्धचंद्राकार या
नव चंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप या सैंड ड्यून का फॉर्मेशन हो तो ऐसे सैंड ड्यून को क्या कहा जाता है? ऐसे सैंड ड्यून को सब्र काफीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्र काफीज कहा जाता है भाई। क्लियर है? अगर यही पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी इस पूरी झाड़ी को ढक ले तो ये बहुमुखी, ठीक है भाई, मल्टी फेस जो है बालू का स्तूप या सैंड ड्यून जो है बन गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैसा बन गया? बहुमुखी। ये कैसा मिल गया? बहुमुखी बालू का स्तूप या सैंड ड्यून, मल्टीफेस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे ही हम पैराबॉलिक कहते हैं। इसे ही हम पैराबॉलिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? और अगर इसके जो ये कोने हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये तीखे हो जाएं तो ये कैसा बनेगा? ये एक स्टार शेप्ड तारानुमा बालू का स्तूप बनेगा। कैसा बनेगा भाई? स्टार शेप्ड या तारानुमा बालू का स्तूप। ठीक है, तो ये तीन प्रकार और याद रख लेना, सब्र काफीज, पैराबोलिक एंड स्टार शेप्ड या तारानुमा। अब सीधी सिंपल सी बात है अभी, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है वो कंटीली झाड़ियों की अधिकता की वजह से ही जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो भाई आपको अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे मैक्सिमम जो है कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे बीकानेर में। दूसरी चीज, ये बरखान या बरछान से कैसे अलग होते हैं? तो भाई ऐसे अलग होते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये बरखान या बरछान के एकदम विपरीत दिशा में बनेंगे। कैसे? तो भाई देखिए वही सेम चीज, ये वायु भंवर है, ये एक वायु भंवर है, इसमें पवन जो है वो इस तरीके से ठीक है क्या कर गई? मूव कर गई भंवर बन के। और इसी के सहारे एक क्या बन गया? ये अर्धचंद्राकार आकृति का क्या बन गया? एक बालू का स्तूप बन गया। ठीक है, बन गया। अब देखिए ध्यान से, ये पवन जो है वो गति कर रही है और इसके रास्ते में एक झाड़ी नुमा संरचना आ गई। इसके रास्ते में क्या आ गई? एक झाड़ी नुमा संरचना आ गई। इस झाड़ी की वजह से, इस ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, इस थॉर्नी बुश या कैसी भी बुश हो, इसकी वजह से इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति का एक बालू का स्तूप का निर्माण हुआ। तो आप देखिए, ये जो दिशा में, जिस दिशा में बरखान का निर्माण हो रहा है, जिस दिशा में बरखान या बरछान बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है, उसके ठीक विपरीत दिशा में किसका निर्माण होगा? सब्र काफीज या पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज भी थोड़ी सी भाई अपने माइंड में रखना। तो इनके अलावा भी कोई बालू का क्वेश्चन भी बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं भाई। किस पे बनते हैं? गतिशीलता पे बनते हैं कि कौन कौन से बालू का स्तूप जो है वो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, और राजस्थान में बालू का स्तूप जो है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट या सबसे ज्यादा उनका स्थान परिवर्तन कौन से महीने में देखने को मिलता है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मई जून में मिलेगा, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा आंधियां चल रही होती है। या मार्च से जून कह सकते हो, गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो कौन कौन से बालू का स्तूप हैं जो गतिशील हैं? तो भाई इसके रास्ते में कोई रुकावट तो आ नहीं रही, पवन की दिशा में बनता जा रहा है, तो तेज पवन चलेगी तो यहां से ये स्थान बदल के दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये गतिशील है क्या? बिल्कुल है। मूवेबल है क्या? बिल्कुल है। तो ये गतिशील बालू का स्तूप होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या गतिशील होगा? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि रुकावट की वजह से बन रहा है, तो ये गतिशील बालू का स्तूप नहीं होगा। बरखान या बरछान गतिशील होगा? बिल्कुल होगा। और इसे तो कहते ही है कि अर्ध अर्ध चंद्राकार
अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्रिसेंट शेप्ड मूवेबल सैंड ड्यून्स। ठीक है, क्या ये वाला पैराबोलिक जो है वो गतिशील होगा क्या? नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये सहारे बन रहा है। अब झाड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से रही। तो गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो भाई याद कर लेना इसको, क्या कि एक तो अनुदैर्ध्य गतिशील होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। बरखान या बरछान होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स के अंदर ही देख लो, नोट्स के अंदर ही देख लेते हैं। जो पॉइंट्स अपने बचे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और कुछ डायग्राम बनाने होंगे वो अपने देख लेंगे। अच्छा, जैसलमेर वाले क्षेत्र में, जैसलमेर वाले क्षेत्र में कुछ धारीनुमा उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, लहरनुमा। चलिए इसको डायग्राम बना के ही देख लेते हैं। भाई कुछ बालू का स्तूप है, मान लो बालू का स्तूप का कोई भाग है ये, उस पर यूं लहरनुमा संरचनाएं बनी होती है। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो लहरनुमा, या आप इसे बोल सकते हो उर्मिकाओं युक्त। तो जैसलमेर में लहरनुमा या उर्मिकाओं युक्त बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, और नोट्स में ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बेसिकली धारियान कहते हैं। और यहां पर लिखा है मैंने जैसलमेर जिले के भरमनसील बालू का स्तूप। कौन से? जैसलमेर जिले के भरमनसील बालू का स्तूप। तो थोड़ा सा याद कर लेना, जैसलमेर जिले के कौन से? भरमनसील बालू का स्तूप, मतलब गतिशील, स्थान बदलने वाले। बॉबी देओल की एक मूवी है सोल्जर, वो मूवी देखना, उसमें लास्ट में कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। ठीक है, कि रेगिस्तान जो है उसमें आंधी चलती है, तो जो रेत के टीले हैं, टीले या धोरे तो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन बालू का स्तूप मान लो, क्योंकि अभी करने वाले हैं क्लियर ये अपने। तो बालू का स्तूप जो है वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया गया है, तो देखना भाई। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज, नोट्स के अंदर मैंने सम गांव दिया हुआ है। तो सम गांव जैसलमेर रेत के टीलों और धोरों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए जल्दी से रेत के टीले क्या हैं, धोरे क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। तो नॉर्मली हम मिसकंसेप्शन करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, टीला और धोरा एक ही चीज के लिए यूज कर लेते हैं भाई। ये नहीं भाई, ये चीज हमारी क्या है, गलत हो जाएगी। जो भी इस तरीके के बालू का स्तूप रेगिस्तान में बने होते हैं, इसका जो ऊपर वाला पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वो टीला कहलाता है भाई। वो क्या कहलाता है? वो टीला कहलाता है। ठीक है, और ये जो टीलों के बीच में ये जो खाई नुमा या घाटी नुमा क्षेत्र है, ये बेसिकली धोरा कहलाता है। ये बेसिकली क्या कहलाता है? धोरा कहलाता है। और रेत के टीले और धोरों के लिए और कैमल सफारी के लिए कौन सा क्षेत्र है जैसलमेर का फेमस? सम क्षेत्र। क्लियर है? चलिए एक और चीज, पहाड़ों के बीच के संकरे रास्तों को क्या कहते हैं? पासेज कहते हैं। आपको पता है भाई, आप कह दोगे सर पासेज कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में एक वर्ड और है, दर्रा, दर्रा कहते हैं, दर्रा या पासेज कहते हैं। वैसे ही बालू का स्तूपों के जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो भाई वो भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा 3D या 2D में इमेजिन करना कि ये कोई एक बालू का स्तूप है। थोड़ा ढंग का ही बना लेते हैं भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन सारी चीजें आपको एकदम क्लियर करा देंगे। अब यूं समझिए, यूं समझिए कि ये बालू का स्तूप बने हुए हैं, ये सबसे आगे, उसके पीछे, उसके पीछे, ये इनके बीच के क्या है? संकरे रास्ते हैं
भाई आप आ रहे हो तो इस बालू का स्तूप को ऐसे ऊपर चढ़ के जाओ या इधर से जाओ, इससे अच्छा इनके बीच के संकरे रास्ते से होके जाओ। तो बालू का स्तूपों के बीच के जो संकरे रास्ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कारवां, उन्हें कारवां या गासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारवां या गासी कहा जाता है। बोलते हैं ना अभी मैं अकेला ही चला था, जैसे यूट्यूब है, मेरा चैनल है, तो मैं अकेला ही चला था, आप साथ जुड़ते चले गए तो एक कारवां बन गया। तो रेगिस्तान में ये जो कारवां जाता था, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग साथ में जाते थे, तो ये वर्ड जो आया कारवां, ये वास्तव में क्या है? ये एक तरीके से बालू का स्तूपों के बीच के संकरे रास्ते हैं भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो के एकदम लास्ट में आते हैं। यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप, तो देखिए फिर से यहाँ पर कंपेयर करेंगे अपने क्या, कि ये जो तीनों प्रकार के मरुस्थल है ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। लेकिन आपसे पूछ ले भी कि ये जो हमने बहुत सारे प्रकार के बालू का स्तूप करे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? तीनों प्रकार के मरुस्थल मुख्यतः जैसलमेर, लेकिन लेकिन सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ? जोधपुर में भी। ठीक है। राजस्थान में बालू का स्तूपों का स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो बेसिकली मार्च से जून जो गर्मी वाला है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कब? मई जून के अंदर। ठीक है। और एक और चीज, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा भाग बालू का स्तूपों से घिरा हुआ है? तो वो किसी बुक में मैंने देखा था, चूरू है। तो छोटा है और बालू का स्तूप खूब है, तो इस वजह से होगा भाई। और और जैसलमेर जो है उसमें तो क्या तीनों प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक तरीके से उसके अंदर चट्टानी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, बहुत सारा है, तो इस वजह से भी हो सकता है उसका प्रतिशत जो क्षेत्र है जो किससे बालू का स्तूपों से घिरा हो वो चूरू से कम हो। तो ये थोड़ा सा आप देखना, और आपको अगर मिले ये चीज तो मुझे भी बताना। लेकिन अभी एक चीज ये याद रखना क्या, कि राजस्थान में मरुस्थल के ये तीनों प्रकार मुख्यतः कहाँ? जैसलमेर। और राजस्थान में बालू का स्तूपों के सर्वाधिक प्रकार कहाँ? जोधपुर। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, विद डायग्राम। तो अपने बनाते हैं भाई क्या, ये तो हो गया अपना राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान के दक्षिण में इस तरीके से कौन है भाई? ये है गुजरात, तो ये तो है राजस्थान। ठीक है, और ये कौन है? गुजरात। तो राजस्थान में अपने, मतलब मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ? बीकानेर से। और गुजरात में ये जो उत्तरी गुजरात है ये क्षेत्र है कच्छ। ठीक है। और आज का लास्ट पॉइंट ध्यान से देख लेना भाई, आपके सामने बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो, कि बीकानेर से लेकर ये जो कच्छ तक का क्षेत्र है इसे लघु मरुस्थल, ठीक है, लिटिल डेजर्ट भी कहा जाता है। तो आई होप उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में हमने आज शुष्क मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल जो है वो पॉइंट या वो टॉपिक या उसके सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। पूरा अपने ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन मेरे को लगा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं भाई। आप इसे टुकड़ों में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो पूरा वीडियो है बहुत काम का रहने वाला है आपके, और इसमें पूरी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या जो आज का अपना टॉपिक था। तो थोड़ा सा स्लाइड्स वापस से आपको मैं देता हूं भाई। अपना टॉपिक था एरिड डेजर्ट, ठीक है, या शुष्क मरुस्थल। बेसिकली अपने नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन जो है वो शुरू किया अपने ने, और उसमें आज अपने शुष्क मरुस्थल जो है उसको पढ़ने वाले थे भाई। और इस तरीके से डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया कि इसमें इसमें उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने जिले हैं, और उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांट दें तो उन दो भागों में कौन कौन से जिले आ जाएंगे। और उसके बाद अपने चले आगे बढ़े तो अपने ने कॉमन पॉइंट देखे। उसके बाद ये प्रतिशत वाली
देखी, ठीक है। इसके बाद हमने थार के मरुस्थल की जानकारी ली, मरु मार्च की जानकारी ली, ठीक है। मरु त्रिकोण और शीत क्षेत्र के बीच का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर लिया, ठीक। इसके बाद हमने डायग्रामेटिकली देखा कि जो शुष्क क्षेत्र है भारत का महान मरुस्थल है, इसको भी दो भागों में बालू का स्तूपों के आधार पर बांटा जा सकता है, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम अपने ने बनाया, इसको हमने देख लिया कि हमें 5 पॉइंट करने थे, और पूरा एक अलग से लाठी क्षेत्र को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। इसके बाद में मरुस्थल के 3 प्रकार, इसके बाद में बालू का स्तूपों के प्रकार, ठीक है, और इनसे रिलेटेड पॉइंट्स जो सारे विद डायग्राम अपने ने कंप्लीट किए। दोहरे और टीलों के बीच का अंतर समझ लिया, कारवा और गासी के बीच का, कारवा और गासी क्या होता है इसका डिफरेंस समझ लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं लघु मरुस्थल किसे कहा जाता है, ये चीज भी हमने देख ली भाई, ये चीज भी हमने देख ली। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल कौन सा, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहाँ, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। तो अपने अच्छे से जो नोट्स बना लीजिए, खुद के भी जो मेरे नोट्स है उसी में पॉइंट्स नोट कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, बस तैयारी अपनी अच्छी कर लो एकदम, ठीक है। और मैं पूरा डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करवाने वाला हूँ, ठीक है। आपके साथ आरएस एग्जाम तक मैं इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा, और मेरी तो यही कोशिश है भी कि उसके बाद नए स्टूडेंट से जुड़ूं मैं, आप में से अधिकतर का तब तक क्या हो जाए भी, सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए कहीं, और आप जो है वो एक तरीके से मेरा आपसे पीछा छूटे, आपका मुझसे पीछा छूटे, ठीक है। कहाँ, केवल क्लासेस के अंदर, संबंध हमेशा बने रहेंगे भी। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस ला रहा हूँ, और देखिए देखिए मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आते ही मैंने सबसे पहला काम वीडियो बनाने का ही किया, ठीक है। और एक लंबा वीडियो लेके आया मैं, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको अपने क्या कर सकें, थोड़ा एडजस्ट कर सकें, ठीक है। आपके वक्त की कीमत है, मेरे वक्त की कीमत है, तो पढ़िए, अपना मन लगा के पढ़िए। मैं आपके लिए इसी तरीके से डेली वीडियोस लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियोस आते रहेंगे। और आपको अपनी जगह मेहनत करनी है, और आपका जो सिलेक्शन है वही मेरे लिए क्या है, गुरु दक्षिणा है, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जम के पढ़िए, ठीक है। किताबों पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।